सभी को नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत एक कारखाने में जो कार्यरत श्रमिक हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कारखाना अधिनियम 1948 में कुछ प्रावधान किए गए हैं। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 11 से लेकर के और धारा 20 तक में ये प्रावधान मुख्य रूप से उल्लिखित किए गए हैं। तो हम सेक्शन 11 से लेकर के और सेक्शन 20 तक इन प्रोविज़न्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 11 की। सेक्शन 11 ये फर्स्ट पॉइंट है इस एक्ट में, इस धारा 11 के अंतर्गत हम इसकी बात करने जा रहे हैं। तो ये पहला जो बिंदु दिया गया है श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के संबंध में, वह है सफाई अर्थात क्लीनिंगनेस। तो इस अधिनियम की धारा जो 11 है उसके अनुसार प्रत्येक जो कारखाना है उसको स्वच्छ रखा जाना आवश्यक होता है। कारखाने को स्वच्छ रखने का जो तात्पर्य है वह यह है कि कारखाने में जो नालियां हैं या शौचालय हैं अथवा अन्य प्रकार से यदि कहीं पर भी कोई दुर्गंध उत्पन्न होने वाला कोई स्थान है तो उसको उन सब से और मतलब स्वच्छ रखने के प्रयास होने चाहिए। तो इस संबंध में क्या किया जाना चाहिए, इसके लिए धारा 11 में कुछ बातें जो हैं वो स्पष्ट रूप से बताई गई हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो जितने भी कमरे हैं या जो कक्ष हैं उनकी जो बेंच, उनमें जो फर्श है या वहाँ पर कोई बेंच लगाई हुई है या सीढ़ियाँ हैं या रास्ते हैं तो उनमें कोई कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए, कोई बेकार पदार्थ वहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसके लिए प्रतिदिन वहाँ साफ़ सफाई होनी चाहिए, झाड़ू लगाई जानी चाहिए या डस्टिंग करके उस कचरे को वहाँ से और हटाया जाना चाहिए, और या कोई उचित तरीका ऐसा अपनाया जाना चाहिए जिससे कि वहाँ पर साफ सफाई जो है वो सुनिश्चित की जा सके। दूसरी बात, जहाँ काम करने वाला जो कमरा है, जहाँ पर कि काम किया जाता है किसी कारखाने में, तो उस कमरे का जो फर्श है उसको एक हफ्ते में कम से कम एक बार अवश्य धोना चाहिए। और जो कीटाणुनाशक कोई दवाई जो आती है उस दवाई को वहाँ पर निश्चित रूप से उपयोग किया जाना चाहिए और सैनिटेशन जो है उसका किया जाना चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए। तीसरा जो इसी के अंतर्गत एक सावधानी बताई गई है कि यदि कहीं पर भी कोई प्रोडक्शन प्रोसेस होती है, कोई निर्माण प्रक्रिया होती है और उसमें यदि कोई फर्श जो है वहाँ पर पानी गिरता है या पानी बहता है, वो फर्श निरंतर गीला बना रहता है, तो ऐसी स्थिति में काम करने में असुविधा होती है। तो प्रयास ये हो हमारे, या कोशिश ये होनी चाहिए कि पानी के निकास की या पानी की जो निकासी है उसकी एक मतलब अच्छी व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए। इसी प्रकार से जो काम करने, जहाँ पर काम किया जाता है उस कमरे के जो भीतरी दीवारें होती हैं उस कमरे की, तो भीतरी जो उस कमरे की दीवारें होती हैं उन दीवारों पर और जो छत का ऊपरी भाग होता है उसमें और जो सीढ़ियाँ होती हैं या जो रास्ते होते हैं उन्हें इस प्रकार से साफ़ करना चाहिए ताकि वहाँ पर स्वच्छता बनी रह सके, और साथ ही साथ उनकी पुताई भी की जानी चाहिए। तो यदि कोई मान लीजिए धोया जाने योग्य यदि कोई वाटर पेंट है या उसके अतिरिक्त कोई वार्निश की गई है तो ऐसी स्थिति में 5 साल के अंदर एक बार वहाँ पर री वार्निश या करनी चाहिए या वापस उस पर पेंट करवा दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ मान लीजिए यदि जहाँ पेंट किया गया या वार्निश की गई है वो सतह यदि चिकनी है या फिसलने जैसी वहाँ की स्थिति बनी हुई है तो कम से कम मतलब प्रति जो 14 महीने हैं उन 14 महीनों में वहाँ पर और साफ़ सफाई सुनिश्चित होनी चाहिए। यदि कोई कमरे की जो दीवारें हैं वो यदि पानी पेंट से पोती जाती हैं या वाटर पेंट काम में लिया जाता है तो वहाँ पर कम से कम 3 साल में एक बार री पेंट जो है वो किया जाना चाहिए, और 6 महीने में तो कम से कम उनको साफ़ भी ज़रूर किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से उस कमरे में जितने भी दरवाजे हैं या जो खिड़कियां हैं उनकी चौखट है, ये मान लीजिए लकड़ी की चौखट है या पत्थर की चौखट है या पीतल की बनी हुई चौखट है या शटर लगे हुए हैं
या चैनल बने हुए हैं, तो उन सब पर भी पेंट या वार्निश करनी चाहिए और कम से कम हर 5 साल में उसको रिवाइज करना चाहिए, यानी रीपेंट करना चाहिए, वार्निश किया जाना चाहिए। उसके अलावा जब जब सफाई की गई है उस तारीख को एक रजिस्टर में भी नोट कर लेना चाहिए ताकि भविष्य में इस बात को सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन इस मामले में कारखाना अधिनियम 1948 में कुछ अपवाद भी दिए गए हैं, यानी कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें कि इस धारा की यदि कोई पालना नहीं की जाती तो उसमें छूट भी दी गई है। तो वो क्या है वो भी आप सुन लें। यदि कोई कारखाना ऐसा है जिसमें जो एक्टिविटीज़ संपन्न होती हैं, ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसमें कि इस धारा 11 की उपधारा 1 के खंड 4 के सभी या कुछ प्रावधान यदि संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य की सरकार जहां पर कि वो कारखाना स्थित है एक आदेश निकालेगी। उस आदेश में उस कारखाने या जो कारखाने हैं या कारखानों का कोई वर्ग है या कोई विवरण होगा या कारखानों का कोई हिस्सा होगा और उसको उसमें उल्लिखित किया जाएगा और उनको इन प्रावधानों के पालन से छूट दे दी जाएगी। तो राज्य सरकार इस काम को करने में सक्षम है और यह प्रावधान इस कारखाना अधिनियम 1948 के सेक्शन 11 के सब सेक्शन 2 में दिया गया है। अब हम बात करेंगे धारा 12 की। धारा 12 में यानी कि जो सेकंड पॉइंट है अभी हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं, उसमें यह बताया गया है कि प्रत्येक कारखाने में जो अपशिष्ट और गंदे पदार्थ होते हैं, यानी जो वेस्ट मटेरियल है या जो एफ्लुएंट्स होते हैं, उनको भी हटाने की एक अच्छी या सुचारू व्यवस्था होनी चाहिए, एक प्रभावशाली व्यवस्था होनी चाहिए। तो धारा 12 की उपधारा 1 और धारा 12 की उपधारा 2 में इस तरह के प्रोविजंस दिए गए हैं और ये बताया गया है कि हर कारखाने में जो जब निर्माण प्रक्रिया के दौरान जो उत्पन्न होने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या जो वेस्ट मटेरियल निकलता है किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में या किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, तो उसको और साथ ही साथ जो गंदे पदार्थ हैं जो वहाँ पर उत्पन्न होते हैं या उस प्रोसेस में उत्पन्न होते हैं, तो उनको भी हटाने की वहाँ से एक अच्छी एक सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। इस संबंध में यदि कोई सुधार अपेक्षित हो या इस संबंध में कोई व्यवस्था संबंधी कोई नियम बनाने हो या इस संबंध में कोई जो अधिकारी जिसकी नियुक्ति की गई है किसी कार्य की पालना करवाने के लिए, उसे ऐसा लगता है कि इस काम को और सुचारू रूप से किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में जो संबंधित राज्य की राज्य सरकार होती है वो ऐसा कर सकती है और इस संबंध में निर्धारित कोई भी नियम बना सकती है और उचित व्यवस्था कैसे इस बात को लेकर के की जाए उस संबंध में आवश्यक आदेश निर्देश भी जारी कर सकती है। ये था हमारा दूसरा बिंदु। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि किसी भी कारखाने में हवा और तापमान दोनों बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं, क्योंकि हवा यानी वेंटिलेशन की व्यवस्था और साथ ही साथ जो टेम्परेचर है उसको भी एक मतलब ऑप्टिमम लेवल पर उसको रखा जाना चाहिए। उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए भी कुछ कारखाना अधिनियम 1948 में प्रोविजंस हैं जिससे कि श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा होती है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए हमें उचित हवादार कमरे या हवा की व्यवस्था और एक उचित तापमान की आवश्यकता होती है ताकि हम वहाँ पर पे काम कर सकें। तो प्रत्येक कारखाने के प्रत्येक कमरे में या प्रत्येक कक्ष में या जहाँ काम करने की व्यवस्था की गई है, जहाँ काम करने के कोई सेक्शंस या सब सेक्शंस बनाए गए हैं, वहाँ पर हमें इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि एक तो वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में और जो है एयर वेंटिलेशन होना चाहिए, यानी हवा जो है वो मतलब आराम से वहाँ पर बनी रह सके या शुद्ध हवा जो है वहाँ पर बह सके या शुद्ध हवा का संचालन हो सके। एक तो ये हमें देखना है। दूसरी बात, जहाँ काम किया जाएगा या जिस कक्ष में काम होगा, जिस सेक्शन में काम होगा, वहाँ पर जो टेम्परेचर है या वहाँ का जो तापमान है वो भी इतना होना चाहिए कि श्रमिक जो हैं वहाँ पर आराम से खड़े रह करके या बैठ करके जैसी भी सुविधा हो या जैसी भी व्यवस्था हो वहाँ पर काम कर सकें। यदि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है जिससे कि श्रमिकों का स्वास्थ्य जो है वो ख़राब हो सकता है, तो उस बात को और नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके स्थान पर एक ऐसी व्यवस्था हमें करनी चाहिए ताकि वहाँ पर एक उचित तापमान बनाया जा सके। तो उचित तापमान बनाए रखने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए एक तो कारखाने की जो छतें हैं या किसी कमरे की या कक्ष की जो छतें हैं वो इस प्रकार की हों कि वो हीट जो है बैलेंस बना रहे। दीवारें भी इस प्रकार के पदार्थ से बनी होनी चाहिए कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं हो
और टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ जाए कि कहीं वहाँ पर खड़े रहना ही मुश्किल हो जाए या काम करना ही मुश्किल हो जाए। और मान लीजिए किसी फैक्ट्री में या किसी कारखाने में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ कई ऐसे वर्कशॉप होते हैं, कई ऐसी मशीनें होती हैं जिनमें कि तापमान बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है या हीट उत्पन्न होती है। तो ऐसी स्थिति में भी उससे श्रमिकों को कैसे बचाएं, उसके लिए भी जो है और गर्मी निरोधक उपकरण या इंसुलेटर्स जो होते हैं उनको लगा करके भी प्रभावशाली व्यवस्था की जानी चाहिए। और प्रैक्टिकली जो भी हम कर सकते हैं श्रमिकों को ऐसे माहौल में और काम करने के लिए जो भी हम सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था करने के संबंध में प्रत्येक राज्य की जो सरकार होती है यानी राज्य सरकार होती है वो कुछ नियम बना सकती है, वो आदेश और निर्देश जारी कर सकती है, स्टैंडर्ड भी निश्चित कर सकती है कि भाई हाँ इतना तो आपको मिनिमम करना ही पड़ेगा। तो श्रमिकों के स्वास्थ्य और उनकी कार्यक्षमता को ध्यान में रख करके प्रत्येक राज्य सरकार किसी भी कारखाने में या कारखाने में जो टेम्परेचर है, जो एयर वेंटिलेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो निश्चित कर सकती है। सरकार के पास ये है अधिकार है कि वह कि ऐसे किसी भी मामले में वो आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर सकती है। वो उचित तापमान बनाए रखने के संबंध में यदि कोई उपकरण लगाने आवश्यक हैं तो उन उपकरणों को भी लगाने के निर्देश जारी कर सकती है। और इस संबंध में कारखाने के जो संचालन करता है उनको ये निर्देश दे सकती है कि वह इस प्रकार की व्यवस्था को सुनिश्चित करें, उसे समय समय पर मॉनिटर करें और उसमें यदि कहीं किसी सुधार की अपेक्षा है या आवश्यकता है तो उसे भी समयानुसार और किया जाना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार से मुख्य निरीक्षक जो होता है कारखानों के संबंध में हर राज्य में, उस राज्य के मुख्य निरीक्षक को यदि लगता है कि कारखाने का जो टेम्परेचर है उसे कुछ ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं जिससे कि उसको कम किया जा सकता है, तो वो उन प्रयासों का उल्लेख करते हुए उस कारखाने का जो अधिष्ठाता है, जो उसका ऑक्यूपायर है, उसको लिखित में आदेश भी दे सकता है और उस लिखित आदेश में इन बातों का या इस प्रक्रिया का उल्लेख कर सकता है और साथ ही साथ उसकी जो सुनिश्चितता है उसके संबंध में भी उसे निर्देशित या आदेशित किया जा सकता है। तो ये थी धारा 13 जिसमें कि हमने हवा और तापमान यानी वेंटिलेशन व्यवस्था और जो टेम्परेचर का जो पहलू है उसको हमने समझा कि किस प्रकार से फैक्ट्री में ये सब बातें भी हमें देखनी चाहिए ताकि श्रमिकों की हेल्थ प्रभावित नहीं हो सके। अब हम बात करते हैं अगली धारा यानी धारा 14 अंडर सेक्शन 14। अंडर सेक्शन 14 या अगली धारा 14 में धूल और धुआं, डस्ट एंड फ्यूम, इसके संबंध में कुछ बातें बताई गई हैं। बहुत सारे कारखाने ऐसे होते हैं जहां मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान या जब किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उस प्रोडक्शन प्रोसेस में इतनी अधिक मात्रा में धूल निकलती है या धूल उड़ती है या डस्ट उड़ती है और या फिर धुआं निकलता है कि वहां पर जो काम करने वाला श्रमिक है उसके लिए काम करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में वो धूल और धुआं श्रमिक के सांस के साथ उसके फेफड़ों में जाता है और साथ ही साथ उसको किसी गंभीर बीमारी के होने का खतरा भी उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कल कारखाने के जो मालिक हैं या ऑक्यूपायर हैं, अधिष्ठाता हैं, उनको इस प्रकार के उपाय करने चाहिए ताकि धूल और धुएं की मात्रा कम से कम हो और उसका जो धूल और धुएं की जो निकासी है उस कारखाने या कक्ष में से वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। साइंटिफिक तरीके से ऐसे काम हमें कर लेने चाहिए और साथ ही साथ श्रमिकों को ऐसे उपकरण या ऐसे कोई औजार या ऐसी कोई ड्रेसेस या ऐसे कोई मास्क या ऐसे कोई और इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाने चाहिए ताकि श्रमिकों को सांस लेने में कोई कठिनाई नहीं हो और वह आसानी से अच्छे से काम कर सकें। तो इस संबंध में कारखानों में बहुत ज़्यादा मात्रा में धूल इकट्ठी नहीं हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में धुआं और वहाँ पर एक ही जगह पर इकट्ठा न हो, उसके लिए एग्जॉस्ट जो होते हैं या जो एग्जॉस्ट करने वाले जो औजार होते हैं या उपकरण होते हैं उनकी भी पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए और उस उपकरण के संबंध में जो भी प्रिकॉशंस हमें लेने हैं या जो भी सावधानियां हमें बरतनी हैं उनको भी हमें देखना चाहिए। इसी के साथ साथ कुछ कल कारखाने ऐसे होते हैं वहाँ पर जो कंबस्चन इंजन होता है यानी दहन इंजन लगा हुआ रहता है, यानी वहाँ पर अग्नि जनित या जो पावर जनित ऐसे कोई इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे कि निरंतर धुआं उत्पन्न होता है या धुआं यदि उत्पन्न होता है तो उसके साथ साथ हीट भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना है कि भाई यदि ऐसा इंजन कहीं पर है तो उसे उस समय तक नहीं चलाना चाहिए जिससे कि बहुत जगह और एक ही जगह पर धुआं इकट्ठा होने की संभावनाएं उत्पन्न हो जाए।
तो इस बात को भी सुनिश्चित करने के लिए व्यवहारिक जो भी प्रयास किए जा सकते हैं वो हमें करने चाहिए। तो ये बातें अंडर सेक्शन 14 के सबसेक्शन 1 और 14 के सबसेक्शन 2 में दी गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कृत्रिम नमी या आर्द्रता। तो आर्टिफिशियल जो ह्यूमिडिफिकेशन है उसको भी ध्यान में रखते हुए कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। इस संबंध में हर राज्य की राज्य सरकार अपने राज्य में स्थित जो कारखाने हैं वहाँ पर कृत्रिम रूप से यदि हवा की नमी बढ़ाई जाती है तो उस संबंध में भी कुछ नियम निश्चित कर सकती है, नियम बना सकती है। एक जो ह्यूमिडिटी है, जो आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी उत्पन्न की जाती है, उसको बढ़ाने की विधियां या उसका जो एक ऑप्टिमम लेवल है उसको निश्चित करना या उसका जो प्रॉपर लेवल है उसको मेंटेन करना के संबंध में भी रूल्स बना सकती है। और किसी कारखाने में यदि हवा की नमी बढ़ाने के लिए मान लीजिए पानी का प्रयोग होता है तो किस प्रकार से उस पानी को वापस जो है और डिस्टिलाइज किया जाए या उसको किस प्रकार से साफ़ किया जाए या उसकी जो प्रयुक्त पानी है उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए या उसकी निकासी जो है कैसे की जाए, इस संबंध में भी जो ऑप्टिमम जो एफर्ट्स हैं वो किए जाएंगे। और इस संबंध में राज्य सरकार को पूर्ण रूप से और प्रभावशाली तरीके से उसे नियम बनाने का, आदेश देने का, निर्देश देने का राइट भी दिया गया है। इसी प्रकार से कारखाना निरीक्षक को यदि लगता है कि किसी कारखाने में हवा की नमी बढ़ाने के लिए पानी जो है उसे शुद्ध नहीं किया गया है या नहीं किया जाता है या ऐसी कोई प्रक्रिया है जिससे कि पानी को शुद्ध करने के कुछ उपाय किए जा सकते हैं, तो ऐसे जो उपाय हैं वो वैज्ञानिक उपाय या व्यवहारिक उपाय ऐसे हों, उन उपायों के संबंध में भी और कारखाना निरीक्षक जो होता है वो उस कारखाने के प्रबंधक को भी इस संबंध में जो उचित आदेश है या जो व्यवहारिक आदेश है वो करने के जो आदेश हैं वो भी जारी कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे और इससे संबंधित जो अन्य प्रोविजंस हैं स्वास्थ्य, श्रमिकों के स्वास्थ्य से संबंधित, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 2 में हम इसको और समझने का प्रयास करेंगे। तो आपके इस संबंध में कोई क्वेश्चंस हों, कोई आपकी क्वेरीज हों, तो आप यूट्यूब वीडियो जब आप ये देखें तो उसमें नीचे कमेंट्स सेक्शन होता है, उस कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेरीज डाल सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि उन क्वेरीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में और जो है वो समझाने का या उनको क्लियर करने का प्रयास कर सकें। थैंक यू वेरी मच।